स्पेशल का, जहां पर आज बात हम भारत की विदेश नीति को लेकर करने वाले हैं। 10 सालों में भारत की विदेश नीति कितनी बदली है। 3 देशों को लेकर आज हम बात करेंगे। कल भी हम अन्य देशों पर बात करेंगे, लेकिन आज हमने सिर्फ 3 देशों को रखा है। आज हम अमेरिका और भारत के संबंधों को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। ये संबंध किस तरफ जा रहे हैं, आज से पहले कैसे थे और पिछले 10 सालों में भारत अमेरिका के संबंधों में क्या बदलाव आया है और भारत अमेरिका संबंधों का फ्यूचर आगे क्या है। इसके ऊपर डिटेल से बातचीत होगी एक्सपर्ट्स के साथ। साथ ही में भारत और रूस संबंध कहां हैं, क्या भारत अमेरिका की नजदीक साझेदारी के कारण भारत रूस संबंध साइडलाइन हो चुके हैं, इसको समझने की आज कोशिश करेंगे, या फिर दोनों देशों के रिश्तों में उतनी ही गर्माहट है जितनी हुआ करती थी। डिटेल से इस पर भी आज बातचीत होगी और साथ ही में पड़ोसी मुल्क चीन की भी बात होगी। भारत और चीन के संबंधों को लेकर क्या दोनों देश एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं या कोई और रास्ता है जिससे बचा जा सकता है, और क्या जिस प्रकार से गलवान के बाद तनाव है, क्या यह तनाव जो है वो दोनों देशों के व्यापार के ऊपर भी है, इसको भी समझने की आगे कोशिश करेंगे। लेकिन पहले अमेरिका को लेकर एक अहम जानकारी आज हम आपको दे दें कि दोनों देशों के संबंध किस दौर में हैं। यह अहम जानकारी आपके लिए। नजदीक आए भारत अमेरिका, इसको एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद पैनल के पास हम चलेंगे। अमेरिका के साथ कई डिफेंस डील भारत की हुई हैं। अमेरिका भारत के बीच 2+2 जो मीटिंग है वो भी आज अब होती हैं। चीन के कारण क्या दोनों देश साथ आए हैं, ये समझने की आज हम आगे कोशिश करेंगे। हिंद प्रशांत महासागर में दोनों एक साथ हैं। अमेरिका का चीन +1 पर काम लगातार जारी है। क्रिटिकल एंड इमरजेंसी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी दोनों देश कर रहे हैं। ये अहम पॉइंट हैं 4। इसके अलावा अलग अलग मिलिट्री लिहाज से भी हम बातचीत करेंगे, कहां दोनों देश में अविश्वास है उसको लेकर भी बात करेंगे। लेकिन पहले इस मुद्दे पे चर्चा कर लेते हैं कि कितना कुछ जो है भारत अमेरिका के रिश्तों में पिछले 10 साल में बदला है। 2 खास मेहमान आज चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू, आपने समय दिया। जय हिंद। जय हिंद। संजीव श्रीवास्तव हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी। जय हिंद आपको भी। जी। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, चर्चा की शुरुआत आपके साथ करूंगा। सर, आज डिफेंस स्पेशल में थोड़ा सा हटकर हम बात कर रहे हैं फॉरेन पॉलिसी को लेकर, क्योंकि देश चुनावों की तरफ बढ़ चुका है। तो पिछले 10 सालों में भारत की विदेश नीति में कितना बदलाव आया है। हमने भारत और अमेरिका को कई मंचों पर साथ होते देखा है, कई हथियार की बड़ी डील देखी हैं। प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त स्वागत अमेरिका में देखा है और बाइडेन का स्वागत हमने हिंदुस्तान के अंदर देखा है। लेकिन संजय कुलकर्णी सर, भारत अमेरिका संबंधों को कहां देखते हैं, क्या बदलाव पिछले 10 सालों में आया है सर? धन्यवाद राजेश। मैं कहूंगा कि 2014 के बाद जो स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन दोनों देशों के बीच जिसकी शुरुआत हुई है वो वाकई काबिले तारीफ, इसमें कोई शक नहीं। चाहे हम ये कहें कि चीन इसका मेन रिस्पॉन्सिबल नेशन है, पर उसके अलावा भी मैं कहूँगा 2014 में भी चीन के साथ संबंध ठीक थे, इतने खराब नहीं थे। लेकिन 2020 के बाद तो वाकई खराब हुए। लेकिन जो हमारे संबंध हैं अमेरिका के साथ उससे पहले ही सुधरने शुरू हो गए थे। सबसे पहले बहुत बड़े देश जो है लोकतंत्र हैं, रूल ऑफ लॉ है, और दोनों देशों में एक तरह का विश्वास है। और अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ है कि कितना भी उसने चीन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की या लोकतंत्र लाने की कोशिश की, चीन ने दगाबाजी की और चीन लगातार विस्तारवाद में है और वहां से अमेरिका से अब जो टेक्नोलॉजी है वो चोरी करता है। और वो मैन्युफैक्चरिंग हब होने के नाते जिस प्रकार से उसने इस पूरे विश्व का फायदा उठाया, लेकिन उसी विश्व का फायदा उठाने के बाद
उसी संस्थानों का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से विस्तारवाद और अपने आप में एक तरीके से एक सेट पा बनने की कोशिश की है चीन ने, इसका आभास जरूर अमेरिका को हुआ है। और अमेरिका को भी लगता है कि वाकई एक अगर ऐसा देश है पूरे विश्व भर में जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, जहां पे नेतृत्व तगड़ा है, जहां पे रूल ऑफ लॉ है, जहां पे एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहां पर पैसा भी है और लोगों में वो एक जिज्ञासा है, लगन है कि हमने आगे बढ़ना है, तो एक ऐसा देश है वो है भारत। दोनों देशों के बीच में एक कॉमनैलिटी है लैंग्वेज। हम दोनों एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, हमें हमारे को इंटरप्रेटर्स की जरूरत नहीं है, हम एक दूसरे को समझते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो ऐसे हालात में और जिस प्रकार से तरह तरह के जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं, चाहे वो लेमुआ हो या फिर लॉजिस्टिक एक्सचेंज फॉर मींस ऑफ एग्रीमेंट हो, कामकासा हो या बेका हो, ये तरह तरह के जो एग्रीमेंट जिस तरीके से हम दोनों देशों के बीच में तरह तरह के एक्सरसाइजेस हैं, चाहे वो मलाबार है, चाहे मिलान है, चाहे युद्ध अभ्यास है, चाहे फिर कौन सा है जो एयरफोर्स के साथ, तो मतलब नेवी के साथ, एयरफोर्स के साथ, स्पेशल फोर्सेस के साथ, आर्मी के साथ तरह तरह के एक्सरसाइजेस हैं, चाहे फिर एक्सचेंजेस ऑफ स्पेस के इसमें है, नीच टेक्नोलॉजी में है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, स्पेस में है, इंटेलिजेंस में है, स्पेस में है, और पीपल टू पीपल कांटेक्ट में है, पर्सनल रिलेशनशिप दोनों अपने प्रधानमंत्री और यूएस के राष्ट्रपति, चाहे वो बाइडेन हो, चाहे वो ट्रंप हो या उनसे पहले हो, जितने भी राष्ट्रपति आए अमेरिका में, सबका एक नजरिया जो है भारत की ओर एक बदला है। और वो उस बदलते नजरिए को देखते हुए और भारत की खुद की मजबूती, यूं ही नहीं कि भारत धीरे धीरे करके आज $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, और उस 5वीं अर्थव्यवस्था से धीरे धीरे करके 3री अर्थव्यवस्था में जाना एक बहुत बड़ी बात है। और उसके कारण जैसे ही अर्थव्यवस्था बढ़ती है, वैसे ही हम लोगों की जो है सक्षमता, आत्मनिर्भरता और अपने सिक्योरिटी के मामले में ऑटोमेटिकली हमारा जो नजरिया है वो बदली हो जाता है। क्योंकि अगर हम सुदृढ़ नहीं रहेंगे, सक्षम नहीं रहेंगे सिक्योरिटी के मामले में, तो आर्थिक व्यवस्था का बढ़ना में काफी कुछ मैं कहूंगा कि नुकसान हो सकता है, धोखा हो सकता है, खासकर क्योंकि चीन एक विस्तारवाद है और चीन के ऊपर भरोसा नहीं किया जाता। पाकिस्तान तो हम लोगों ने देख लिया है कि 1947 से उसका व्यवहार क्या रहा है आतंकवाद के लिए। तो दोनों देश, अमेरिका और भारत के बीच, चाहे वो आतंक को लेकर के हो, चाहे फिर वो एक लोकतंत्र प्रक्रिया को लेकर के हो, या फिर दोनों अर्थव्यवस्था का एक तरीके से मैं कहूँगा सिनर्जी हो, या फिर नीच टेक्नोलॉजी भी हो, चाहे स्पेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम, सब इसमें। तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका और भारत शामिल है। मैं जो संबंध है अलग अलग पहलू पे बात करूंगा, मैं फिर आता हूं सर आपके पास। संजीव जी मैं फिर आता हूं सर आपके पास। संजीव जी मैं आपके पास आ रहा हूं। संजीव जी, लेकिन तस्वीर का क्या ये भी एक पहलू है, क्योंकि हम अमेरिका के बारे में जब देखते हैं तो पता चलता है कि रूस को कंट्रोल करना था तो उसको यूक्रेन भी चाहिए था, पोलैंड भी चाहिए था। उसने अफगानिस्तान को कंट्रोल करना था या दबाव बनाकर रखना था तो उसको पाकिस्तान की भी जरूरत थी। इतिहास इन चीजों से भरा पड़ा है। तो क्या भारत और अमेरिका की दोस्ती का मेन पॉइंट सिर्फ चाइना है सर? और क्या एक पॉइंट और भी हो जाता कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेरिका हमारा यूज चीन के खिलाफ कर रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं हाल फिलहाल में पिछले कुछ सालों से भारत अमेरिका के रिश्तों में अमेरिका की टिप्पणियां जो हैं वो बहुत तेजी से आना शुरू हो चुकी हैं। देखिए राजेश जी, भारत और अमेरिका के जो संबंध हैं वो हमारे दोनों राष्ट्रों के जो शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं, जो साझा लोकतांत्रिक मूल्य हैं, साझा हित हैं, साझा अवसर और साझा चुनौतियों पर आधारित है। लेकिन ये जो संबंध है ये कोई अलायंस रिलेशनशिप नहीं है, ये एक पार्टनरशिप है। और भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए और वैश्विक जो स्थितियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस पार्टनरशिप के महत्व को भारत ने लगातार स्वीकार किया है। और इन संबंधों में जो बदलाव है वो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से ही, आप देखिए 1991 से के बाद से लगातार हुए हैं, जब भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू हुए और उसके बाद से बड़ी कंपनीज का भारत में निवेश शुरू हुआ। उसके बाद से भारत और अमेरिका के संबंधों में जो बदलाव की जो शुरुआत थी, जो कभी शीत युद्ध में युद्ध के दौर में
एक डिफरेंट जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस की वजह से ये भिन्नता थी। हालांकि शेयर्ड वैल्यूज तब भी थे, लेकिन जो कंसिडरेशंस थे उसमें भारत नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का अगुआ लीडर था और अमेरिका एक कैंप का लीडर था, तो वहां पर संभव नहीं था कि उस तरह के संबंध हो। हालांकि उस समय भी अगर आप देखिए तो शीत युद्ध के कार्यकाल के शीत युद्ध के दौरान भी जो ग्रीन रिवोल्यूशन भारत में हुआ, जो भारत में अनेक IITs वगैरह स्थापित हुए, बड़े संस्थान स्थापित हुए, उसमें अमेरिका का सहयोग भारत को उस समय भी मिला। और लेकिन जो शीत युद्ध की समाप्ति के बाद मैं कहूंगा कि इन संबंधों में बदलाव शुरू हुआ। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की जब यात्रा भारत में हुई तो उस समय के बाद से तो आप देखें तो इन संबंधों में बड़े ट्रांसफॉर्मेशन आने शुरू हो गए। और बिल क्लिंटन की यात्रा के साथ साथ ही अमेरिका ने जो भारत के ऊपर जो कुछ प्रतिबंध वगैरह लगाए थे न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से, उसको भी सारा हटा लिया। लेकिन जो 9/11 का अमेरिका पे हमला हुआ, उसके बाद से तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने भारत को एक बहुत ही बड़े महत्व के साथ देखना शुरू किया। और उसके बाद आप देखिए तो इंडिया US न्यूक्लियर डील के ऊपर एक बड़े प्रपोजल को लाया गया और उसको लेकर के अमेरिका और भारत दोनों के प्रशासनों के द्वारा अनेक सहमतियां बनाने की कोशिश की गई और 2008 तक आते आते ये न्यूक्लियर डील साइन हो गई और संबंधों में बदलाव आने शुरू हो गए। 2008 के बाद से यदि भारत और अमेरिका का डिफेंस कोऑपरेशन देखें तो ये लगातार बढ़ा है। कभी ये नेग्लिजिबल हुआ करता था, लेकिन ये जो डिफेंस ट्रेड मैं विशेष रूप से यहाँ बात कर रहा हूँ, वो आज $25 बिलियन से भी ज्यादा का पहुंच गया। अनेक डिफेंस डील साइन हो गई हैं और जाहिर है कि ये जो संबंधों में बदलाव सिर्फ डिफेंस के सेक्टर में नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक सेक्टर में नहीं है। ये जो संबंधों में बदलाव है उसमें एग्रीकल्चर भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, स्पेस भी है, इनोवेशन भी है। और जाहिर है कि जो भारत जो अगर क्षेत्रीय विषयों पे अगर आप बात करें इंडो पैसिफिक रीजन में, तो ये कोलैबोरेशन और अधिक गहरा होने जा रहा है। वहां पर चाइना का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चाइना का फैक्टर एक है, लेकिन आज भारत और अमेरिका के जो संबंध है घूम फिर के स्विच चाइना के आसपास ही घूमती है। नहीं राजेश जी, मैं इसमें मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। भारत और अमेरिका के जो संबंध है उसे वर्तमान समय में कंप्रेहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा प्राप्त है। और ये जो संबंध है वो अपने अपने हितों के और अपने अपने मूल्यों के आधार पर बढ़ रहे हैं। किसी एक फैक्टर की वजह से ही ये संबंध नहीं बढ़ रहे हैं। चाइना एक फैक्टर अवश्य हो सकता है, लेकिन और भी कई बड़े जो फैक्टर्स हैं वो इन संबंधों को आगे बढ़ा रहे हैं और 21वीं शताब्दी फैक्टर है जिसके कारण दोनों देशों के संबंध आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक अहम जानकारी और देता हूं सर, मैं फिर आ रहा हूं। लंबी डिबेट हम इसी मुद्दे पे आज करने वाले हैं। जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा, उसके बाद संजय कुलकर्णी सर के पास हम चलेंगे और चीजों को बेहतर तरीके से समझने के लिए। 2014 के बाद अमेरिका भारत के संबंध की बात हम कर रहे हैं। अभी भी विश्वसनीय साझेदारी नहीं है। कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद एक्सपर्ट से हम इसके ऊपर जरूर राय जानेंगे। CAA को लेकर अमेरिका का हाल ही में बयान आया है जो बता रहा है कि अमेरिका ने CAA पर सवाल उठाए हैं। ये बड़ा अहम है। भारत में मानवाधिकारों पर अमेरिका अक्सर सवाल उठाता रहा है। खालिस्तानियों को लेकर जो है दोनों देशों के अंदर पाकिस्तान को अभी भी अमेरिका की मदद जारी है जो भारत के लिहाज से ठीक नहीं है। भारत का चीन के खिलाफ क्या इस्तेमाल हो रहा है, इस पॉइंट को हम कवर कर चुके हैं। लेकिन सीधा लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सर, 2-3 पॉइंट बड़े अहम हैं। खालिस्तान का जो मुद्दा है वो दोनों देशों के संबंधों में एक बड़ा अहम पॉइंट है। जिस प्रकार से कनाडा को जो 5 आइज ने जानकारी साझा की और फिर अमेरिका कनाडा का समर्थन लेते हुए दिखाई पड़ा। अमेरिका आतंक से प्रभावित है, 9/11 का अटैक हो चुका है, लेकिन फिर भी वो खालिस्तानियों को, खालिस्तान को आतंक मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या कई अहम पॉइंट हैं? बेशक हम दोस्त हैं, साझेदार हैं, लेकिन अभी भी कई ऐसी चुनौतियां हैं जिनको पार पाना होगा। देखिए ना राजेश, हम लोग पार्टनर हैं, हम इक्वल पार्टनर्स हैं, हम दोनों लोकतंत्र हैं। हम लोगों के विचार भिन्न हो सकते हैं, हम किसी अलायंस के नहीं है ना, उनके साथ हमारा कोई ऐसा रिश्ता है। जरूर हम मेजर डिफेंस
पार्टनर हैं, हमारा अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है। जरूर उनके तरह तरह के बयानबाजी होती है, उनके एम्बेसडर जो हिंदुस्तान में उन्होंने सीए के ऊपर लेकर के सेंसिटिविटी कहा, उसके लिए तुरंत अपने जयशंकर साहब ने भी एक जवाब दिया कि अगर वो इतना सेंसिटिव इश्यूज है उनके लिए तो हमारे लिए भी हम जानते हैं क्या है। तो ये जो है ये दीज आर पिन प्रिक्स, और एक लोकतंत्र होने के नाते वहां पर भी उनके एक डोमेस्टिक कंपल्शन होती हैं जिसके द्वारा ऊपर वो बोलते हैं। जरूर इसमें कोई शक नहीं कि खालिस्तान के मामले को लेकर के दोनों देशों के बीच में बातचीत शुरू है, एनएसए लेवल के टॉक्स होते हैं, अपने क्वाड भी बातचीत होती है, 2+2 होता है, I2U2 होता है, मतलब सब तरह के जो बातचीत के चैनल्स हैं वो खुले हैं। और ये खुले होने के कारण, और क्योंकि हम एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, मेजर डिफेंस पार्टनर है, दोनों लोकतंत्र इस बात को समझते हैं कि दोनों देश जो है रूल ऑफ लॉ है, और दोनों देश अगर मिल जाएं तो पूरे विश्व भर में शांति जो है ये स्थापित करने की काबिलियत भारत में है। वसुधैव कुटुंबकम बोलने के लिए नहीं है, ये करने की काबिलियत भारत में है। और भारत एक रिस्पॉन्सिबल, काफी मैच्योर्ड देश है, और उसका नजरिया जो है पूरे विश्व को तो ये जो छोटी छोटी बातें आती है, ये ह्यूमन राइट्स को लेकर के कभी कभी होता है, पाकिस्तान को लेकर के कोई बात उभर जाती है, ये होता रहेगा, क्योंकि आपको उनके भी जो लॉबी करने वाले जो अमेरिकन सेनेट है वहां पे लॉबी बहुत होता है, और लॉबिंग के कारण यही कारण है कि पाकिस्तान इतने सालों तक लगातार अमेरिका के अंदर अपने विचारों का प्रोपगेशन, अपने विचारों का नैरेटिव तैयार करके उनको देना, उनको तरह तरह के वो, मैं ये नहीं कहूंगा उसको घूस नहीं कहते हैं, बट दे आर ऑल ऑन द पेरोल एंड इट इज अलाउड। ये नहीं है कि कोई घूस देने की काबिलियत है। तो इस तरह की चीजें जो अमेरिका है, ओपन डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है, तो ये पिन प्रिक्स होते रहे। इसके बावजूद भी पोस्ट कोल्ड वॉर एरा में, चाहे वो चीन हो या चीन के बगैर हो, इस बात का एहसास हुआ है, चाहे वो इंडो पैसिफिक को लेकर के हो या सी लेन्स ऑफ नेविगेशन को लेकर के हो, जिस प्रकार से विस्तारवाद हो, जिस तरीके से चाइना ताइवान के ऊपर जबरदस्त जोर डाल रहा है, चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, उसके लॉजिस्टिक्स चेंज के ऊपर निर्भरता, चिप वॉर को लेकर के जिस प्रकार से कार्रवाई, तो ये सबको देखते हुए कुछ ना भी हो, चाहे उनके तरह तरह के स्टेटमेंट्स आए, उनको भी एक तरीके से कईयों को खुश करने के लिए कोई ना कोई बातचीत करते रहते, लेकिन दोनों देश जो हैं अपना उनका जो मैं कहूंगा एक एम ये है कि दोनों लोकतंत्र जिनका इन टेक्नोलॉजी लेवल्स में बहुत जबरदस्त एक एब्जॉर्प्शन काबिलियत है, एक दोनों देशों के बीच में वो एक जिज्ञासा है, भारत में एक स्थिरता है, एक भारत में एक वो नेतृत्व है जो भारत को आगे ले जा सकता है। और अगर एशिया में कोई ऐसा एक देश है जो चीन को अपनी जगह दिखा सकता है तो वो भारत है। कितना भी हम घूम घाम करके आ जाए, इसके ऊपर आता है कि चीन जो है एक तरीके से इट इज बीन अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि चीन की विस्तारवाद, चीन की इस कार्य प्रणाली और चीन के इस तरीका का जो व्यवहार है जो लोगों को इकट्ठा कर रहा है कि चीन जो है इसके ऊपर विश्वास करना बहुत कठिन है। और जिस प्रकार से धीरे धीरे करके चीन पांव फैला रहा है, अपने कोर्सिव डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करता है, वुल्फ वॉरियर है, तो ये चीज सबको देखते हुए भारत को भी यकीन करना है। ये चिंताजनक है, ये अमेरिका के लिए, भारत के लिए भी चिंताजनक है। मैं फिर आता हूं सर, एक अमेरिका का और पॉइंट है उस पर। जी ठीक है, मैं आता हूं सर आपके पास फिर से एक बार। संजीव जी, एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत में सीएए, एनआरसी आए, कई और अहम पॉइंट हैं जिसके ऊपर अमेरिका सीधी टिप्पणी करता है। लेकिन मैं आज संजीव श्रीवास्तव जी से पूछना चाहता हूं कि ब्लैक लाइफ मैटर जब ट्रेंड करता है, भारत टिप्पणी नहीं करता है। अमेरिका के अंदर भी नस्ल भेद होता है, हम टिप्पणी नहीं करते हैं। अमेरिका की अंदरूनी राजनीति में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि हमारी अंदर की चीजों में अमेरिका को इतना इंटरेस्ट क्यों है सर? संजीव जी। देखिए राजेश जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि भारत के आंतरिक मामलों में किसी भी राष्ट्र के द्वारा, चाहे वो अमेरिका हो या कोई अन्य राष्ट्र हो, अगर कोई टिप्पणी की जाती है तो ये भारत को स्वीकार नहीं है। और भारत की जो सरकार है उसने लगातार जो है इस तरीके की टिप्पणियों को नकारा है, उसे रिजेक्ट किया है। और अभी आपने देखा तो सीएए और एनआरसी को लेकर के जो अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के द्वारा जो बयान दिए गए, उसको भी भारत ने स्वीकार नहीं किया, और इसे भारत के का आंतरिक मामला जाहिर है कि हमारा आंतरिक मामला है, और जिस तरह की टिप्पणियों से अमेरिका को बचना चाहिए।
भारत ने कभी भी अमेरिका के आंतरिक मामलों में कोई आधिकारिक टिप्पणियां नहीं की है। चर्चाएं भारत में भी बहुत होती हैं, हम भी लोकतंत्र हैं, आपके चैनल पे भी हमने बहुत सारी चर्चाएं लगातार करते हैं, लेकिन जहां तक आधिकारिक बयानों की बात है तो भारत की जो सरकार है बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, बुद्धिमत्तापूर्ण, विवेकपूर्ण, जिम्मेदारी भरे व्यवहार को दर्शाती है। और भारत की जो नॉन इंटरफेरेंस की जो एक विदेश नीति का जो अंग रहा है हमारा, कि हम किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उस पर हम अभी भी कायम है। अमेरिका जो कि विश्व का जाहिर है कि सबसे पुराना लोकतंत्र होने के नाते, एक बड़ी महाशक्ति होने के नाते और भारत का एक मित्र राष्ट्र होने के नाते, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, एक क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर मैं कहूंगा, वो होने के नाते अमेरिका को चाहिए कि वो भारत के आंतरिक मामलों में टिप्पणियों से बचे और भारत के लोकतंत्र का सम्मान करे। भारत के अंदर जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको वो पूरे विश्व के सामने बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। भारत जो भी निर्णय लेता है वो अपने चाहे वो धारा 370 को हटाने का रहा हो, चाहे वो अन्य निर्णय हो, वो हमारे जो लोकतांत्रिक संवैधानिक प्रावधानों के तहत, कानूनी प्रक्रिया के तहत ही लिए जाते हैं। टीए के भी जो निर्णय है वो भी कानूनी वैधानिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ही लिए गए हैं। इसका सम्मान करना चाहिए। अमेरिका को इस बात को समझना होगा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और ये अमेरिका के लिए भी जरूरी है। मैं फिर आता हूं सर आपके पास, क्योंकि कई अहम पॉइंट है जिन पे मुझे बात करनी है। जल्दी से नेक्स्ट ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा, उसके बाद सीधा संजय कुलकर्णी सर के पास हम चलने वाले हैं कुछ और सवालों के साथ। तो मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भारत और अमेरिका के बीच कई रणनीतिक समझौते हुए हैं। लिमोआ की सर ने बात की, 2016 में समझौता हुआ था। इसके बाद कोमकसा जो है 2018 में संचार संगतता और सुरक्षा समझौता होता है। बेका की बात करें, बुनियादी विनियम और सहयोग समझौता 2020 में होता है। नेक्स्ट ग्राफिक्स। बेका की बात करें तो 2020 में यह समझौता भी होता है, बुनियादी विनिमय और सहयोग समझौता। लेकिन सर मेरा इन समझौतों से हटकर थोड़ा सा पॉइंट है जो मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि अमेरिका के ऊपर विश्वास करना दुनिया कम करती है। हम किस लिहाज से देखें भारत और अमेरिका के आने वाले रिश्तों के फ्यूचर को, क्योंकि दुनिया मानती है कि अमेरिका एक व्यापारिक देश है, उसे अपने हितों से प्यार है, उसके लिए अमेरिका फर्स्ट है। इंडिया फर्स्ट नहीं है, उसके लिए आज भी इंडिया सेकंड या थर्ड होगा, फर्स्ट उसके लिए आज भी अमेरिका है। सर राजेश, भारत के लिए भी भारत फर्स्ट है, डेफिनेटली, इसमें कोई शक ही नहीं। भारत के लिए भारत फर्स्ट है। हर देश अपनी तरीके से अपना ही ये देखेगा और यकीन करेगा कि उसकी जो स्वार्थ कहे या उनके सिक्योरिटी कंपल्शंस कहे, उसको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और भारत भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। फॉर इंडिया कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम। चाहे हम नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी में हो, हम किसी के साथ अलायंस नहीं है, हमारे को जो हमने कहना है हम कहते हैं अपने मंच पर। अब हमारे कहने का तरीका अलग है और वो, लेकिन मैं कहूंगा इसके बावजूद भी भारत और अमेरिका को इस बात का एहसास हुआ, इसमें कोई शक नहीं जो आपने कहा कि अमेरिका कितना भी उसने चाहे PL 480 दिया हो या 1962 की लड़ाई में मदद करने की कोशिश की हो, उसके बाद उन्होंने मदद भी की है, लेकिन अमेरिका के ऊपर हमेशा विश्वास का जो एक प्रश्न बिंदु लगता था। यही कारण है कि भारत और सोवियत यूनियन और अब रशिया को लेकर के जो संबंध हैं वो अलग तरह के संबंध है, इसलिए वो तरह के फ्रेंडशिप एग्रीमेंट्स होते रहे। इंडिया और शुरू के जो हम लोगों का स्टार्ट हुआ 1947 के बाद, जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी में और हमारा जो एक तरीके से मैं कहूंगा जो झुकाव था, सोशलिज्म की तरह जो झुकाव था, उसको लेकर के जो अमेरिका का एक तरीके से स्टैंड था और हम लोग अपने आप को डिसाइड नहीं कर पाते थे कि हमने क्या करना। हर अमेरिका बार बार ये कहता था या आप हमारे साथ है या आप हमारे बरखिलाफ है, और फिर पाकिस्तान ने लेकर के उनके साथ अपना पूरा का पूरा दिखाने की कोशिश, ये जो कार्रवाई होती रही लगता। लेकिन अमेरिका को लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, मैं बीच में आपको टोक रहा हूं माफी के साथ, फिर मुझे अगले पॉइंट पे जाना, लेकिन उससे पहले मैं 1 मिनट में एक चीज आपसे समझना चाहता हूं कि हम अमेरिका से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी बहुत कर रहे हैं, कब तक इंडिया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो अमेरिका से मिल रही है, फ्रांस से मिल रही है, इस पे निर्भर रहेगा सर?
नहीं देखो, क्या ये कोई अचीवमेंट है? फर्स्टली पीपल टू ट्रांसफर ऑफ पीपल टेक्नोलॉजी हमारे इस देश के लिए तो तकरीबन 50 लाख लोग अमेरिका के अंदर हैं, और वो 50 लाख लोग जो अमेरिका के अंदर हैं उनमें मोस्ट ऑफ द टाइम चाहे वो नासा में है, चाहे सॉफ्टवेयर में है, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी में हो, हमारा भारतीय मूल के लोग जो है वहां उनका काफी सहयोग और कंट्रीब्यूशन रहा है अमेरिका में। और इसके बावजूद भी अमेरिका भी जानता है कि भारत के साथ जब संबंध रखते हैं तो ये जो टेक्नोलॉजिकल एक तरीके से दोनों के बीच में विश्वास है उसमें विश्वासघात नहीं होगा, ये अमेरिका जानता है। और भारत और वो भी जानता है अमेरिका, ये लोकतंत्र होने के कारण यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, ओपन है। यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से भारत के अंदर बातचीत होती है एक दूसरे को, मतलब प्रधानमंत्री को कुछ भी कहने की इजाजत है भारत के अंदर, कोई भी कुछ भी कहता रहता है। तो ये जो है ओपन मीडिया है, ओपन प्रेस है, ओपन लोगों के एक तरीके से अनबन और पॉइंट ऑफ व्यू देने की काबिलियत है। तो ये सब एक मैं कहूँगा स्ट्रेंथ है, वीकनेस नहीं है, ये भारत की एक स्ट्रेंथ है। और उस स्ट्रेंथ को वो जानते हैं कि यहाँ पे कुछ, चाइना जो है एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, सब कुछ कंट्रोल्ड है, शी जिनपिंग जो कहेंगे वो होगा। भारत में सब कुछ ऐसे नहीं है। तो ये भी एक मैं कहूँगा स्ट्रेंथ होने के कारण, और यह स्ट्रेंथ अमेरिका, इस बात का एहसास हुआ है अमेरिका को, और अमेरिका जानता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो मदद कर सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा एक स्विंग पावर है ये, लेकिन एक पावर है, और वेरी सून 10 साल के भीतर ही थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेगा। उससे जो कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो इंडियन ओशन में हो, इंडो पैसिफिक में हो, या पूरे विश्व भर में शांति लाने में हो, भारत का जो सहयोग है वो बहुत बड़ा होगा। और उस हिसाब से और उस लिहाज को मद्देनजर वो बहुत जरूरी हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिका पे काफी चर्चा कर ली, अब थोड़ा सा रूस की तरफ मैं चलना चाहूंगा सर। जी, मैं रूस की तरफ चलना चाहूंगा, जल्दी से ग्राफिक्स प्ले कर दीजिएगा। भारत और रूस संबंधों को लेकर भी थोड़ी सी आज बात हो जाए, क्योंकि वक्त लगातार हमारे पास कम है। और देखिए 2014 के बाद से भारत रूस संबंधों को अगर देखें, भारत अमेरिका संबंधों का रूस पर असर हुआ है, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता है। रूस पर से भारत की निर्भरता कम हुई है, खासकर हथियारों को लेकर। रूस से अब भी सबसे ज्यादा हथियार खरीदे जाते हैं, मगर अब हिस्सेदारी 50% से कम हो चुकी है, जो कभी 70% के आसपास हुआ करती थी। रूस पाक संबंधों में अब गहराई देखने को मिल रही है, ये एक चिंताजनक पॉइंट हो सकता है। नेक्स्ट ग्राफिक्स पे कर दीजिएगा। भारत रूस के राजनयिक संबंध बहुत पुराने हैं। भारत रूस के राजनयिक संबंध काफी मजबूत हैं। भारत रूस के बीच वार्षिक सम्मेलन भी होता था, लेकिन संजीव जी से मैं पूछना चाहूंगा, 2021 के बाद से वार्षिक सम्मेलन नहीं हुआ है, क्या कारण है इसके पीछे? प्रधानमंत्री मोदी को ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द एपोस्टल से जो है सम्मानित भी किया गया था। लेकिन मैं आपके पास आ रहा हूं संजीव श्रीवास्तव जी। संजीव जी, 2 पॉइंट मैं समझना चाहूंगा आपसे। क्या भारत अमेरिका की नजदीकी का असर भारत रूस रिश्तों पे पड़ा है? क्योंकि जब मैं पूरी चीजें पढ़ रहा था, देख रहा था कि 2021 के बाद जब कोरोना अपने चरम पे था, तब भी राष्ट्रपति पुतिन भारत आए थे, लेकिन 2022, 2023 कोई वार्षिक सम्मेलन भारत और रूस के बीच नहीं हुआ है। क्या यह चिंताजनक पहलू नहीं है दोनों देशों के लिए, जो कई दशकों से एक साथ खड़े थे? देखिए राजेश जी, भारत और रशिया के जो संबंध हैं वो आज भी बेहद गहरे हैं, मजबूत हैं। और ये जो रिलेशनशिप है वो सारे जियोपॉलिटिकल चेंजेस के बावजूद भी, सारे जियोपॉलिटिकल जो है तनावों के बावजूद भी इंटैक्ट है। और ये इंटैक्ट ही नहीं, हाल के वर्षों में तो जब से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया और उसके बाद से ये युद्ध जब से ये चल रहा है, उसके बाद से तो ये संबंध और अधिक जो है ज्यादा गहरे और प्रगाढ़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारत ने रशिया से अपना ऑयल का जो एक्सपोर्ट है, ऑयल का जो इंपोर्ट है, उसे मल्टीफोल्ड कर दिया है। फर्टिलाइजर्स भी भारत खरीद रहा है। और सारे दबावों के बावजूद भी, जो कि वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की तरफ से भारत के ऊपर जो बनाया गया कि वो रशिया से अपने ऑयल के इंपोर्ट को कम करे, इत्यादि इत्यादि, उनके साथ एंगेजमेंट कम करे, अनेक तरीके के जो तनाव दबावों के बावजूद भी भारत ने जरा भी किसी की नहीं सुनी। और हमारे जो एक टाइम टेस्टेड जो रिलेशनशिप रशिया के साथ है, उसको सम्मान देते हुए
उसके साथ अपने व्यापारिक संबंधों को, अपने रक्षा के संबंधों को, अपने तमाम संबंधों को बना करके रखा हुआ है। भारत और रशिया की जो पार्टनरशिप है उसे स्पेशल और प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता है। इतना कहने के बाद मैं ये यहाँ पर अवश्य कहूंगा कि जिस तरीके से भारत की अमेरिका के साथ पार्टनरशिप है, अलायंस रिलेशनशिप नहीं है, उसी तरीके से रशिया के साथ भी हमारी पार्टनरशिप ही है। रशिया के साथ भी हमारा कोई अलायंस रिलेशनशिप नहीं है, या इवन की सोवियत यूनियन के समय में भी हम कोई एलाई नहीं बने थे। भारत, देखिए राजेश जी, भारत की विदेश नीति का जो आधार है वो रणनीतिक स्वायत्तता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारी विदेश नीति का आधार रहा है, चाहे वो शीत युद्ध का समय रहा हो, चाहे वो आज के 21वीं सदी के तीसरे दशक में हम हैं। आज भी भारत जो अपने निर्णय लेता है अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर लेता है। हमें किससे तेल खरीदना है, हमें किससे विमान खरीदने हैं, हमें किसके साथ कोलैबोरेशन करना है, नहीं करना है, ये भारत अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते हुए और वैश्विक हितों को भी ध्यान में रखते हुए ये निर्णय स्वयं लेता है। किसी के दबाव और तनाव में दबावों के आधार पर भारत ये निर्णय नहीं लेता है। भारत किसी से डिक्टेटेड नहीं होता है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो। किसी भी तरीके का इस तरीके का दबाव हम स्वीकार नहीं करते। राफेल विमानों को जो हमने एक्वायर किया था, इसका एक्विजिशन हुआ था, तो अनेक अमेरिका की और रशिया दोनों की जो कंपनियां थी उस बिडिंग में शामिल थी जी। लेकिन ये जो निर्णय हमने उस समय किया, उस समय हमने फ्रांस से ये विमान खरीदने का निर्णय किया। आज भी हम जो अपने नेवी के लिए जो विमान खरीदने जा रहे हैं वो भी हम फ्रांस से ही लेंगे। तो ये जो नहीं, मैं जो चीज, संजीव जी, जो चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे उसका जवाब नहीं मिल रहा। मैं ये पूछ रहा हूं कि वार्षिक सम्मेलन हुआ करता था हर साल, या तो भारत के पीएम रूस जाया करते थे, रूस के राष्ट्रपति भारत आया करते थे। पुतिन का भारत ना आना क्या ये संकेत है, क्योंकि वो शी जिनपिंग के यहां बीजिंग जा चुके हैं? क्या ये चिंताजनक पहलू नहीं है कि रूस और चीन के रिश्ते बहुत मजबूत हो रहे हैं और पाकिस्तान और रूस की दोस्ती भी बढ़ रही है? क्या हम आंखें बंद करके बैठ जाएं विदेश नीति को लेकर? देखिए राजेश जी, इसका दिख रहा है ना राजेश जी, इसका जवाब देखिए, जो आपने प्रश्न उठाया अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसका जवाब बहुत ही स्पष्ट है कि जो रशिया ने जब यूक्रेन में अपना एंगेजमेंट शुरू किया, जो सो कॉल्ड स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन या उसका जो युद्ध चल रहा है, उसकी वजह से रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी सुरक्षा को लेकर के बेहद सतर्कता बरतते हैं। और वो चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो भारत हो, अन्य जो अनेक ऐसे बड़े जो मीटिंग्स हुई, चाहे G20 की समिट रही हो, वहां पर वो जाने से बचते रहे हैं। लेकिन ये आपने बहुत ही अच्छे पॉइंट को उठाया है कि उन्होंने जो है चाइना की यात्रा की। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से इसको स्वीकार करना होगा कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उनके यूक्रेन के 2 वर्षों के युद्ध के बाद अभी तीसरे वर्ष में पहुंच गया है। ये एहसास हो गया है कि जो रशिया नेटो के साथ अकेले नहीं लड़ सकता, और ये नेटो का मुकाबला कभी जो रशिया और तत्कालीन सोवियत यूनियन ने वार्सा पैक्ट बना करके किया था, अलायंसेस और पार्टनरशिप बना करके करने की कोशिश की थी, अब उस रास्ते पर व्लादिमीर पुतिन भी बढ़ रहे हैं। ये राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो यूक्रेन के युद्ध में उनको जो अपेक्षित सफलता नहीं मिली है, उसकी वजह से वो चाइना की तरफ झुकते जा रहे हैं, और उनकी जो मंशा है चाइना के साथ अपने संबंधों को गहरा करने की है। उसी तरीके से ईरान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, बेलारूस के साथ भी अपने संबंधों को गहरा करेंगे। और जैसे जैसे संबंध गहरे होंगे, मुझे लगता है कि भारत के लिए चिंताएं बढ़नी चाहिए। जी सर, मैं आऊंगा, फिर आता हूं, क्योंकि लंबी डिबेट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जल्दी से मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफिक्स हम दिखा देते हैं, उसके बाद कुलकर्णी सर के पास हम चलेंगे। एक बार कुछ अहम जानकारी ग्राफिक्स के जरिए और दर्शकों को दे दें। भारत और रूस के सैन्य संबंधों को अगर आप देख लीजिए, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल दोनों मिलकर बना रहे हैं। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को लेकर भी कार्यक्रम चल रहा है। स्कोई Su-30 रूस और भारत का साझा कार्यक्रम, HAL, उसके बाद Ka-2260 ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर्स हैं। भारत S-400 खरीद चुका है। रूस के कई हथियार जो हैं वो भारत के पास हैं। मैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर आपके पास आऊंगा। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को समझना चाहूंगा आपसे। एक वक्त था जब, क्योंकि रूस भी हथियारों पे बहुत निर्भर है, जिस प्रकार से अमेरिका की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार उसकी वेपन इंडस्ट्री है, उसी प्रकार से रूस की अर्थव्यवस्था का आधार भी कुछ ऐसा ही था। भारत एक वक्त में 65 से 70% हथियार रूस से खरीदा करता था। आज वो आंकड़ा 50 से नीचे आ चुका है। क्या ये जो पॉइंट है, ये भी दोनों देशों के रिश्तों पे असर डाल रहा है? एक पॉइंट जो साथ में और मैं आपसे समझना चाहूंगा क्वेड को लेकर, क्योंकि रूस के विदेश मंत्री क्वेड
को लेकर चिंता जता चुके हैं। उनको ये लगता है कि चीन के साथ साथ हमारे लिए भी खतरा है। सर राजेश, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो एक पारंपरिक संबंध है, नंबर वन। और नंबर टू, जो अमेरिका देखता है, जैसे रूस के राष्ट्रपति के ऊपर सैंक्शंस होने के कारण वो ऐसे देशों में नहीं जाते हैं, उनको डर होता है कि वो अरेस्ट हो जाएंगे, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, चाहे इंडिया हो, या कहीं पर भी हो, तो वो रिस्क नहीं लेंगे। वो नॉर्थ कोरिया जा सकते हैं, चीन में जा सकते हैं, वहां पे उनके साथ ऐसे नहीं होएगा। लेकिन इसका ये रूस के जो संबंध है भारत के साथ, इसलिए नहीं कि हम लोग 70% से आकर के 50% हो गए। धीरे धीरे जब वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी खुलने लगा और भारत और रूस के जो संबंध थे वो, चाहे वो मैं कहूँगा बार्टर, इस पे काफी हद तक निर्भर थे। और जब वर्ल्ड इकोनॉमी खुल गया और जब डॉलर के ऊपर आने के लग गए, तब पता चला कि सब कुछ अगर डॉलर में ही हमने खरीदना है तो देन व्हाई नॉट वी गो टू समवेयर वेयर यू कैन गेट द बेस्ट फॉर योर बक। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको उस पैसे के बराबर का मिलना भी चाहिए। तो यही एक आधार है कि नीच टेक्नोलॉजी जो है, इसलिए कि चाहे हमने अभी S-400 लिया, S-400 को लेकर के अमेरिका ने भारत के ऊपर जबरदस्त प्रेशर डालने की कोशिश की, वो भारत नहीं माना, क्योंकि भारत ने साफ बताया था कि हमारे अपने भी कारण है जिसके चीन और भारत के संबंध में अच्छे रहने में जरूर जो चीन है वो, जैसे मैंने कहा, कुत्ता भी हम कह ले, कुछ भी हम कह ले, डिप्लोमेटिकली कह ले, चीन एक मुद्दा है और डिफेंस के मामले में चीन एक मुद्दा है। अगर चीन को हमने दूर रखना है तो भारत ने अमेरिका के साथ भी संबंध अच्छे रखते हैं, भारत ने फ्रांस के साथ भी संबंध अच्छे रखते हैं, भारत ने रूस के साथ भी संबंध अच्छे रखते हैं, और भारत ने यकीन भी करना है कि चीन को अपनी जगह दिखाने की काबिलियत हमारे पास होनी चाहिए। तो चाहे हमारे पास लाइसेंस प्रोडक्शन के लिए T-90 है, या फिर सूज है, या फिर ब्रह्मोस का जॉइंट प्रोडक्शन है, जॉइंट रिसर्च है, तो काफी है। हम लोगों ने INS विक्रमादित्य एडमिरल गॉर्शॉफ से लेकर के उसको एयरक्राफ्ट कैरियर लिया। तो ये जो जितनी कार्रवाइयां है रूस के साथ, और आज भी जब यूक्रेन के साथ लड़ाई है, चाहे इमरान खान पुतिन के साथ बैठे हो और यकीन माने, तो आज क्या कर रहा है पाकिस्तान, यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। किसके क्यों सप्लाई कर रहा है? अमेरिका के प्रेशर के ऊपर सप्लाई कर रहा है। किसको? जबकि पाकिस्तान रूस के साथ खड़ा दिख रहा था, या पाकिस्तान चीन के साथ खड़ा है, तो किसको सप्लाई कर रहा है एम्युनिशन? यूक्रेन को। क्यों कर रहा है? क्योंकि दबाव किसका है? अमेरिका का। तो भारत के ऊपर इस तरह के दबाव नहीं चलते, चाहे वो कोई भी देश हो। भारत की अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, जैसे कहा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है। हम लोग अपने निर्णय अपने इसके लिए लेते हैं, अपने हित के लिए लेते हैं, और जो हमारे हित में हम ठीक समझते हैं उसको ले। तो धीरे धीरे करके ऑब्वियसली वी कैन नॉट कीप ऑल द एग्स इन वन बास्केट। तो हमारी टेक्नोलॉजी जो है, खासकर चाहे वो फ्रेंच से कुछ ले रहे हैं, कुछ जर्मन से ले रहे हैं, कुछ अमेरिका से ले रहे हैं, कुछ हम लोग रशिया से, हमारा जो निर्भरता थी वो 70-80% से आकर के 50% हो गए। और अगर हमने सब कुछ डॉलर देके ही लेना है, जो अमेरिका, जो रूस आजकल धीरे धीरे करके रूस भी वही तरीके पे आ गया था। यूक्रेन की लड़ाई के बाद अब रूस को लगने लगा कि भारत एक ऐसा देश है, इतना सब कुछ होने के बाद भी खड़ा है रूस के साथ, उसका तेल खरीद रहा है, चाहे कितने भी यूरोपियन यूनियन हल्ला करे, अमेरिका हल्ला करे, लेकिन भारत ने वहां से उठाया है। और यही कारण है कि आज अगर रूस लड़ने की काबिलियत रख रहा है, तीसरे साल में लड़ाई, और पूरा यूरोपियन यूनियन और पूरा नाटो खड़ा है एक ही देश के साथ लड़ रहा, लेकिन उस देश की काबिलियत के कम से कम, जो हम लोग और कोई नहीं आर्थिक सहायता नहीं दे, हम तेल खरीद रहे, कहीं से भी खरीदना है, तेल खरीद रहे, फर्टिलाइजर्स खरीद रहे हैं, उससे फायदा किसको हो रहा है? वो रूस को हो रहा है। तो ये सब कुछ देखते हैं, और इसका अमेरिका को भी मानना है, अब मानना पड़ा है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर चीन को दूर रखना है तो भारत की जो स्ट्रैटेजिक रिक्वायरमेंट्स है उनको भी ये दूर, दे कैन नॉट इग्नोर इट। और जब क्योंकि वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं तो हमारे, और रूस भी जानता है, इसलिए रूस और भारत के संबंध पारंपरिक होते हुए भी एक स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप के तौर पर भी वो दोनों, और दोनों का नेतृत्व, उधर जो पुतिन अभी दोबारा राष्ट्रपति बने, आप समझ सकते हैं कि 30 साल से लगातार वहां पे एक स्थिरता है। भारत में स्थिरता है, अमेरिका तो वैसे एक डेमोक्रेसी है, तो वहां पे वो स्थिरता का एक अलग तरीका है। चीन में देख लीजिएगा, चाहे कंट्रोल इकोनॉमी है, लेकिन लीडरशिप एक ही के अंदर है, चाहे हम लोगों को पसंद ना आए, लेकिन उनका एक अपना तरीका है। तो पूरे विश्व भर में इस तरीका होते हुए अच्छे संबंध, मतलब हम लोगों ने अपने संबंध फ्रांस, अमेरिका, रूस, यूरोपियन यूनियन,
सबके इजराइल सबके साथ अच्छे रखने की कोशिश की है, जिसमें भारत का हित सर्वप्रथम। या भारत काफी कामयाब भी हुआ है सर। लेकिन मैं संजीव जी आपके पास, और संजीव जी मुझे वो पल याद है जब रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भारत की यात्रा पर थे, जहां तक मुझे याद है शायद G20 के लिए वो या SCO समिट के लिए भारत आए थे। उस दौरान उन्होंने कहा था कि हम रुपए का क्या करें, हमें या तो आप डॉलर दे दीजिए या फिर हमें आप चीन की करेंसी युआन में हमसे तेल खरीद लीजिए। किस प्रकार से हम देखें आर्थिक रिश्तों को भी सर, ये भी तो एक अहम पॉइंट है। संजीव जी। राजेश जी, अपना सवाल एक बार आप फिर से रिपीट करेंगे प्लीज। संजीव जी, संजीव श्रीवास्तव जी सरगेई लावरोव भारत की यात्रा पर थे। उन्होंने कहा था कि रुपयों से हमारे बैंक भर पड़े हैं, हम इन्हें खर्च नहीं कर पाते, हमसे तेल खरीदना है तो आप रूबल में आ जाइए या युआन में आ जाइए। साहब देखिए राजेश जी, रशिया के ऊपर जो इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए और उन सैंक्शंस की वजह से जाहिर है कि रशिया को अनेक अल्टरनेट जो है तरीकों को देखना पड़ रहा है, उसके ऊपर उनको जाना पड़ रहा है। और रशिया की जो वर्तमान समय में जो इस तरीके की जो उसकी चुनौतियां हैं, इंटरनेशनल वेस्टर्न लेड जो इकोनॉमिक सिस्टम्स के से जो उनको काट के रखा गया है, उसकी वजह से ये जो नए तरीकों को उनको इजाद करना पड़ रहा है। और उस लिहाज से भी अगर देखें तो चाहे वो रशिया का चाइना के साथ ट्रेड हो, चाहे वो भारत के साथ हो, अन्य राष्ट्रों के साथ हो, अनेक अल्टरनेटिव मोड पे रशिया कार्य कर रहा है। और उसी प्रक्रिया में वर्तमान समय में रशिया भारत के साथ भी नेगोशिएट कर रहा है। और लेकिन मैं ये कहूंगा कि भारत और रशिया के जो व्यापारिक संबंध है, यदि आप हाल के समय में देखें पिछले 2 वर्षों में, तो ये संबंध लगातार जो है प्रगाढ़ और गहरे हुए हैं, मल्टीफोल्ड तरीके से ये बढ़े हैं। और समय मेरे पास थोड़ा सा कम है संजीव जी, सिर्फ 1 मिनट, सिर्फ मेरे पास 1 मिनट बचा है, उसमें मैं बड़ा अहम जवाब आपसे लेना चाहता हूं। रूस और पाकिस्तान के संबंधों में बहुत सुधार हुआ है, क्या यह भारत के लिए चिंताजनक नहीं है? 1 मिनट आखिरी सर। देखिए राजेश जी, जियो पॉलिटिक्स बदल रही है। रशिया भी अपने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए अपने डिफेंस एक्सपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है। भारत भी कभी रशिया से बहुत बड़ी मात्रा में जो डिफेंस इक्विपमेंट्स आयात करता था, उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन आया है। जैसा कि संजय कुलकर्णी सर ने कहा कि अनेक देशों से भारत अब अपने वेपन्स को खरीदना शुरू कर चुका है। और उसी तरीके से रशिया को भी अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट करने के लिए अनेक बाजारों की जरूरत है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो रशिया पाकिस्तान के साथ भी उसकी वार्ताएं हो रही हैं। लेकिन जहां तक भारत और रशिया के संबंधों की बात है और पाकिस्तान के साथ उसके संबंधों को लेकर किसी तरह की चिंता की अगर आप प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चिंता का कोई कारण नहीं है। रशिया और भारत के संबंधों की जो सबसे बड़ी ताकत यह है, ये जो संबंध है विश्वास पे आधारित है। ये ट्रस्ट का जो फैक्टर है, जो टाइम टेस्टेड रिलेशनशिप है, ये कभी भी रशिया को कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेने देगा, चाहे भले से उसके पाकिस्तान के संबंध सुधर ही क्यों न जाए, कि ये जो है भारत के खिलाफ जाए। और मेरा ऐसा मानना है, मेरा विश्वास है कि भारत और रशिया के खिलाफ। चलिए सर, समय का अभाव है, समय ऊपर जा चुका है, माफी चाहूंगा आप दोनों खास मेहमानों से। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, आपने इतना कीमती समय दिया। संजीव श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ खास चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, तमाम पहलुओं को इतनी बारीकी से समझाने के लिए। तो डिफेंस स्पेशल में वक्त इतने की ही इजाजत देता है। चीन का मुद्दा है, इस पे हम कल बातचीत करेंगे। भारत और चीन की विदेश नीति कैसी है और क्या कुछ आगे हो सकता है। लेकिन डिफेंस स्पेशल में अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार